हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एक्चुअली ये जो फॉर्मूले है ना, ये हम डिराइव करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से ही, पर ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नेट सेल्स और नेट परचेजेस ये क्या होते हैं। पहले बात करते हैं, चलिए आइए। नेट सेल्स, नेट सेल्स, हाँ अच्छा, सेल्स को हम ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। ये कैसे निकलता है? ये कैलकुलेट होता है, नेट सेल्स की बात हो रही है ना, यानी कि कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भाई, जितनी कैश में सेल करी एक अकाउंटिंग पीरियड में प्लस जितनी क्रेडिट में करी, दोनों को प्लस किया, उसमें से रिटर्न्स माइनस कर दिए, तो ये हमारा बन गया नेट सेल्स, या जिसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। ठीक है, नंबर वन। चलिए आगे, इसी तरीके से नेट परचेजेस किसको कहते हैं? नेट परचेजेस का मतलब उस अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितने के गुड्स परचेज करे या कितने का रॉ मटेरियल परचेज करा। हाँ, तो इसका भी सेम वही लॉजिक है। क्या भाई? कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। अच्छा, एक बात और याद रखना, एक बात की परचेजेस रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स, तो कभी कभी क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा होता है तो हम उससे कह सकते हैं माइनस परचेजेस रिटर्न, या मैं ये कह लूं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड्स, WARDS, रिटर्न आउटवर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है? परचेजेस का, हमने जो गुड्स बेचे हैं ना, उसको बेचने के लिए खरीदा कितने का, रॉ मटेरियल कितने का खरीदा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमारा, अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स कितने के खरीदे। परचेज, याद रखना, सेल्स में और परचेजेस में केवल उन्हीं गुड्स की बात कर रहे हो, उसी रॉ मटेरियल की बात कर रहे हो जो आपने बनाकर बेचना है, जो आपने बेचने के लिए खरीदा है। यानी अगर कोई एसेट्स वगैरह खरीदते हो ना, तो वो परचेजेस का हिस्सा नहीं है, वो परचेजेस में ऐड नहीं होगा। ये गलती कभी मत करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तीसरा हमारा क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है भाई? तीसरा आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के भी कह सकते हैं इसको दोस्तों हम ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी कह सकते हैं, या इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं, या बहुत सिंपल वर्ड्स में कॉस्ट भी कह सकते हैं। पहले इसका अर्थ समझे क्या होता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब कह चुके हैं सेल्स होता है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है कि भाई ये जो आपने सेल करनी है, जो सेल की है, वो हमें कितने की पड़ी है, हमें कितने की पड़ी है, क्या भाव है इस बात का। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के गुड्स की सेल करी, 1 लाख रुपए की सेल्स करी, तो वो आपके बिजनेस को 1 लाख की थोड़ा पड़ी होगी, आपको तो कम की पड़ी होगी। इन मोस्ट केसेस कम पड़ी होगी, तो हमें कितने की पड़ी। और जब हम कहते हैं ना हमें कितने की पड़ी, इसका मतलब हम ये बात करें डायरेक्ट कॉस्ट कितने की पड़ी हैं। ये बात याद रखना, ये सारी अभी बात ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हो रही है। आई एम श्योर आपने हमारा वो वाला वीडियो जरूर देखा होगा जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझाया है, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ओके। उसमें हमने आप फॉर्मेट भी आपको बताया है एक वीडियो में, एक मैंने क्वेश्चन भी करके दिखाया है। वो वीडियो को देखने के बाद अगर ये क्वेश्चन करोगे ना, आपके लिए ज्यादा अच्छी हो जाएगा समझना। ठीक है,
चलो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS भी कहते हैं, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया ना, COGS। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, मैं ओपनिंग स्टॉक भी बोल दूं चाहे, है ना, बट इन्वेंट्री वर्ड ना वैसे थोड़ा वाइडर टर्म है, मतलब कि स्टॉक इन्वेंट्री का एक पार्ट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना तो वो इन्वेंट्री वर्ड यूज करेंगे, ट्रेडिंग बिजनेस है तो वो स्टॉक यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, ऊपर आपको समझा दिया है कि नेट परचेजेस क्या होते हैं। ठीक है, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद है ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, जिनका प्रोडक्शन से सीधा सीधा संबंध होता है। माने अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये खर्चे भी बढ़ेंगे, अगर प्रोडक्शन कम होगी तो ये खर्चे भी कम होंगे, तो वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा दोस्तों याद रखना कि ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होता है ना, उसको चेंज इन इन्वेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको ये भी कह सकती हूँ क्या, COGS इज इक्वल टू नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, क्योंकि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री को चेंज इन्वेंट्री भी कहते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री को चेंज कहते हैं, इसलिए हम इसका फॉर्मूला ये भी कह सकते हैं। मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ पर लिख देती हूँ कि चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इसको फॉर्मूला नंबर 4 बना लेते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये अब तक हमने ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं कि नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस किसे कहते हैं और ये कैसे निकालते हैं। फिर हमने कहा नेट परचेजेस क्या होता है, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स। अच्छा, जैसे कि परचेजेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड्स कहते हैं ना, ऐसे सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। याद रखनी है आपको, रिटर्न इनवर्ड्स मतलब जो रिटर्न हमारे अंदर आए, इनवर्ड्स अंदर आए, यानी बेचे थे वो वापस आ गए, रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने बात करी, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह लो या कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लो। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जिनका प्रोडक्शन से सीधा संबंध होता है, वेजेस, कैरेज, कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ परचेज, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सारे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंफ्यूजन हो कोई तो हमने अलग से वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे समझाए हैं, वो देख लेना, आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी कहा कि ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री को चेंज इन इन्वेंट्री कहते हैं, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं COGS का फॉर्मूला नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, और चेंज इन इन्वेंट्री आपको बता दिया। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आइए उन्हें भी डिस्कस करते हैं। 4 हमने डिस्कस कर लिए। ओके, मेरा ख्याल है कि आपने अच्छे से देख लिया होगा और साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। ठीक है, चल आगे बढ़े। नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट में चीजें जहां हम सिंपल फॉर्मेट बनाते हैं ना, वहां पर ये सब कुछ वहीं तो है, वहीं से निकाले हुए फॉर्मूले हैं, ये अलग से नहीं है कोई। चलो नंबर 5 पे आइए आप, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि गुड्स बेचे हैं ना जो हमने, बेचकर उसमें से मैं सारे डायरेक्ट कॉस्ट्स माइनस कर दूं तो वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, वो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो यानी कहने का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या मैं इसको क्योंकि नेट सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी तो कहते हैं, तो मैंने ये भी कह सकती हूँ, और मान लेते हैं ना इसको, और
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी बताया ना हमने कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, तो अब ये भी कह सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट कि जब हमारी सेल्स बड़ी हो, बड़ी से मेरा मतलब कॉस्ट से बड़ी हो, तो दोनों को, और कॉस्ट पड़ी हो, मान लो लाख के गुड्स बेचे, 70,000 की कॉस्ट पड़ी, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 30,000। ठीक है, लेकिन किसी किसी केस में बाई चांस होता है ना, कभी कभी हमें कम में बेचना पड़ा, तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं इस फॉर्मूले को रिवर्स कर दूं, यानी अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा पड़ी तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस आ जाएगा भाई। ग्रॉस लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि कॉस्ट बड़ी थी तो कॉस्ट बड़ी थी, तो कॉस्ट में से अगर सेल्स माइनस कर लो तो ग्रॉस लॉस निकल आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, हमने अपने वीडियो में एक वीडियो से पहले जो डाली थी, जिसके अंदर हमने जो है ना आपको बिजनेस की एक्टिविटीज समझाई थी, वो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। हाँ, उसमें हमने बिजनेस की 3 ऑपरेटिंग बताई थी ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है जिनका बिजनेस के चलने से सीधा संबंध है। क्या मतलब है कि जो बिजनेस आप कर रहे हो, सारी एक्टिविटीज उस बिजनेस के गुड्स और रिलेटेड से हैं। तो ज्यादातर खर्चे जो हमारे होते हैं ना बिजनेस के, वो तो ऑपरेटिंग होते हैं, लेकिन कुछ खर्चे नॉन ऑपरेटिंग भी होती हैं। इसी तरीके से बिजनेस में ऑपरेटिंग इनकम एक सबसे बड़ी जो होती है, वो कौन सी वाली होती है? वो होती है हमारी, जब आप क्या नाम है, हाँ सॉरी, या जब आप क्या बोलते हैं, मेन ऑपरेटिंग इनकम हमारी होती है सेल्स। लेकिन इसके अलावा जो है ना कभी कभी और इनकम्स भी आती हैं, जैसे रेंट रिसीव्ड वगैरह हो गया, तो वो जो हमारी है ना वो नॉन ऑपरेटिंग है। इन बातों को ध्यान में रख के ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ग्रॉस प्रॉफिट तक तुमने निकाला हुआ है। जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला तो इसका मतलब ये है कि आपने ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस तक तो माइनस करे हुए हैं, लेकिन खर्चे और भी तो हैं। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब इसमें से और माइनस कर दो, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर, जो इनडायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट की बात हो रही है, सारे इनडायरेक्ट नहीं, जितने इनडायरेक्ट में से ज्यादातर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑपरेटिंग होते हैं, लेकिन कुछ एक जो होती है ना वो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो है पर ऑपरेटिंग नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके। ठीक है, अच्छा नंबर 8 इसको अच्छा हाँ नंबर 8 अब आता है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के 2 तरीके हैं। क्या? या तो अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट पता है तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दूं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां मैंने कहा सारे, मतलब जब ऑपरेटिंग निकाला था तो केवल ऑपरेटिंग वाले माइनस, जो वो इनडायरेक्ट जो ऑपरेटिंग है वो माइनस करे थे। लेकिन जब नेट प्रॉफिट का मतलब है सारा कुछ माइनस, सारे खर्चे निकालने के बाद अंत में क्या बचा, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सारे कर लो माइनस, तो आपका निकल आता है। और इसके अंदर ऐड कर लो अदर इनकम्स, जो भी कोई दूसरी इनकम हुई है वो सारी ऐड कर लो, सारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे माइनस कर लो, तो भाई सीधा सीधा आपका निकल आता है नेट प्रॉफिट। अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना है, मैं चाहूं तो इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी निकाल सकती हूँ, यानी मान लो ऑपरेटिंग निकाला हुआ है। अब ऑपरेटिंग निकाला है तो इसका मतलब यह है कि आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर चुके हो जो कि इनडायरेक्ट नेचर के हैं, है ना। लेकिन जो नॉन ऑपरेटिंग रह गए थे उनको और निकाल दो। कहने का मतलब है कि नेट प्रॉफिट हम ये कह सकते हैं इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ये लास्ट फॉर्मूला है, इसे अच्छे से और समझ लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो अब लॉसेस वगैरह वो माइनस करो, यहां पर जो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहां माइनस करे थे आपने ऑपरेटिंग नेचर के। अब जो नॉन ऑपरेटिंग रह गए उनको भी निकाल दो और ऐड कर लो अदर इनकम्स, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय आपने अदर इनकम्स ऐड नहीं करी थी। लीजिए अब उनको भी ऐड कर लीजिए। जब आप उनको भी ऐड कर लेते हो तो वो आपका निकल आया क्या, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है, नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है। नेट प्रॉफिट को हम चाहें तो ग्रॉस प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं, और चाहे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक निकाला है तो बाकी की नॉन ऑपरेटिंग चीजें और एडजस्ट कर लो, निकल आया आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूले अच्छे से समझ आने चाहिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ना ये क्वेश्चन इनके करके दिखाएंगे, ताकि आपको ये और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। राइट, हमारे चैनल को लाइक करते रहिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हम और कॉन्सेप्ट्स को समझाएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।